मैंने घर लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले लिया, भाई दो तरीके के हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव। अगर मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले लिया, क्योंकि इंडिया में होम बायर सिचुएशन आज भी इतनी ही वीक है जो आई थिंक 10 साल पहले थी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मैं कहीं घर खरीदने जाता हूँ, हाँ, मैं कैसे पता करूँ कि ये बिल्डर एक्चुअली ठीक है नहीं? हाँ देखिए, अगर मैं होम बायर, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा था, उसके रिगार्डिंग मैंने होम लोन लिया, अब होम लोन मुझे पे करना है, दूसरी दुविधा क्या है, मेरे को फ्लैट भी नहीं करना, भाई मैं रेंट पे रह रहा हूँ या मैं बिल्कुल ठीक है अपने घर पे रह रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्लैट ना मैं रेंट पे दे सकता, ना मैं बेच सकता, डिलीवरी मुझे ब्याज तो देना ही पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में सर क्या प्रोसेस होता है, मतलब जो कमेटी बनती है? अब मैं बताता हूँ, मैं उसी बारे में उसी पर आ रहा था। एक सिंगल फ्लैट की कॉस्ट भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है नॉर्मली। पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि तो घर लेने की बारी आए, चाहे बिजनेस में कोई भी पैसा अटक जाए, आज की डेट में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आज की डेट में बिजनेसेस के लिए चाहे होम बायर्स के लिए एक वरदान बन गया है। आज है हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट जो 37 ईयर पहले 37 साल पहले क्वालिफाई हुए थे एंड इंसॉल्वेंसी की दुनिया में वो 500 से ज्यादा IRPs को, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को अपने पढ़ाई से, पढ़ाने के स्टाइल से IRP बना चुके हैं। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और आने के लिए, और इतने सीनियर्स को हम लाके हम खुद बहुत धन्य हुए आपसे मिलके, एंड इतनी ज्यादा आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में, आपका पूरा नाम और आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे सर। जरूर। मैंने जैसा आपने बताया कि नवंबर 88 अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया, और शुरुआत के कुछ सालों में मैं जॉब में था टिल 1995, ठीक है। और 1995 onwards I came into my own practice. And as you know, this law came in 2016. तो ये लॉ दिसंबर 2016 में आया, और आप समझिए कि 2018 से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही फोकस रहा है लोगों से मिलना जुलना, और ये भी मिलने जुलने का बहुत अच्छा मीडियम था, और नया लॉ था। तो नए लॉ को जितना जल्दी आप कैचअप करते हैं, जितना जल्दी आप उसमें इनिशिएट करते हैं, उतना अच्छा है। लेकिन मैंने शुरू से ये समझ लिया कि लॉ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चैलेंजिंग है, और अलग अलग फैसेट्स होते हैं किसी भी लॉ में। आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसमें आप दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं, एजुकेट भी कर सकते हैं। तो मैंने लोगों को एजुकेट करने वाला फील्ड चुना, और आज की डेट में ये कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। 500 से ज़्यादा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मेरे थ्रू बन चुके हैं, और मेरे स्टूडेंट आज की डेट में कुछ रजिस्ट्रार हैं, कुछ डिप्टी रजिस्ट्रार हैं NCLT में, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पर हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर, जब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कहते हैं, चलिए मैं तो टेक्निकल हैं, हम दोनों सेम फील्ड से हैं, तो कौन होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? इनका क्या रोल है मॉडर्न बिजनेस एरियाज में, मॉडर्न होम बायर की, ये बिल्डरों की दुनिया में, रियल एस्टेट की दुनिया में इस लॉ का और इन प्रोफेशंस का क्या महत्व है? क्यों है, बनते हैं, क्या है ये? जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में ये लॉ आया था, तो इसके लिए एक रेगुलेटर बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक एग्जाम कंडक्ट करता है, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो ये लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन जो लोग पास करते हैं, उसके बाद में उनको 50 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और वो फिर इंडिपेंडेंट रेगुलेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाते हैं। आपको मालूम ही है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन या प्रोफेशनल को रेगुलेट करने के लिए कोई एजेंसी तो चाहिए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रेगुलेटर बनाया, IBBI। और इसका बेसिस जो था, बेसिस कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ओवर क्राइसिस हुए, चाहे लेमन ब्रदर्स क्राइसिस ले लीजिए या और क्राइसिस आए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की जरूरत लोगों को लगी, गवर्नमेंट को भी लगी। इससे पहले भी आपको मालूम है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था, वाइंडिंग अप होती थी कंपनीज में, 20-20 साल कोर्ट्स में लगे रहते थे, RDP था, सरफेसी था, बहुत सारे लॉज थे, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं था जिसमें चाहे कोई कॉर्पोरेट्स भी आ जाए, नॉन कॉर्पोरेट्स भी आ जाए। तो ये सारे के सारों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाना, और वो भी टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, ये दूसरे लॉ से कैसे डिफरेंट है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसका आइडिया रिकवरी नहीं है। तो हमें बेसिक इंटेंट को समझना होगा
इसका बेसिक इंटेंट ये है कि गवर्नमेंट ये का ये मानना है कि जो भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें आप सक्सेस भी हो सकते हैं और फेलियर भी हो सकता है। करेक्ट। तो अगर सक्सेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर फेलियर हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है? या तो आप नया बायर लाइए या फिर आप उसको स्पीडी एग्जिट प्रोवाइड कीजिए। अब वर्ल्ड ओवर जितने भी लॉज हैं, दो तरह के लॉज हैं, एक है यूएस लॉ और एक है यूके लॉ। यूएस लॉ क्या कहता है? यूएस लॉ ये कहता है चाहे मैनेजमेंट फेल हो रही है लेकिन कंट्रोल मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। यूके लॉ क्या कहता है? यूके लॉ ये कहता है अगर मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द थिंग्स तो लेट द क्रेडिटर्स टेक ओवर। और क्रेडिटर्स में भी कौन? जिन्होंने फंड किया है इस कंपनी को, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। हाँ, तो बेसिकली इसीलिए इस लॉ में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन्हीं का ही ज्यादा रोल है। तो सर जो क्राइसिस आपने बात करी, जैसे हाँ। क्योंकि हम नोएडा में बैठे हुए हैं और नोएडा से के बिल्डर्स वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है। मतलब होता क्या है कि बहुत सारी, अगर मैं आप किसी भी रास्ते से जाएं तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो भाई जैसे मैंने घर लिया, मैंने कहीं कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले लिया। भाई दो तरीके के हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव। अगर मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले लिया, क्योंकि इंडिया में होम बायर्स की सिचुएशन आज भी उतनी ही वीक है जो आई थिंक 10 साल पहले थी। भाई घर ले लिया, बिल्डर डिफंक्ट हो गया, चाहे वो किसी भी तरह का बिल्डर हो, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी भी तरह का बिल्डर हो, अगर डिफॉल्ट हो गया तो भाई वो सीधा सीधा आईबीसी लॉ में अपनी लिक्विडेशन फाइल कर सकता है। मैं अगर होम बायर हूँ तो सर मुझे ये जानना है कि मैं कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी लूं, चाहे नोएडा की बात नहीं है सर, इंडिया में कहीं भी ना लूं, अगर बाई चांस डिफॉल्ट हो जाता है तो मैं इस प्रोसीजर को कैसे समझूं कि भाई मुझे क्या चेक करना है? आगे डिफॉल्ट हो जाता है तो मैं, क्योंकि आप आईबीसी के एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को अगर घर लेना है और डिफॉल्ट हो जाए तो मैं कैसे देखूं कि डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा? डिफॉल्ट हो गया तो मेरे को क्या स्टेप्स होने चाहिए? मुझे थोड़ा सा ज्ञान। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा आशुतोष जी। देखिए, इसमें ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अब जो होम बायर है, होम बायर से भी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इस जर्नी को पीछे ले जाते हैं। जनरली क्या होता है, कई बार एक लैंड ओनर होता है और एक होता है बिल्डर। कई बार लैंड ओनर और बिल्डर भी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो इक्विटी पार्टिसिपेशन माना है मेनली कोर्ट्स ने उसको। अब हम अगली स्टेज पर आते हैं। एक होम बायर है। होम बायर की जो सिचुएशन, जैसे जब लॉ आया तो क्लैरिटी नहीं थी होम बायर, क्योंकि आईबीसी क्या कहता है? आईबीसी कहता है कि दो ही तरह के लोग इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिसाइड्स दी कंपनी। कंपनी तो फाइल कर ही सकती है, और ट्रिगर पॉइंट है इसमें डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी पहले 1 लाख रुपए होता था, जो अब बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया। डिफॉल्ट किस चीज का सर? डिफॉल्ट मतलब नॉन पेमेंट। अच्छा, अब नॉन पेमेंट आप कहोगे जी होम बायर के केस में क्या नॉन पेमेंट है? वो नॉन पेमेंट नहीं तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, कि जो आपने शेड्यूल डिलीवरी डेट दी है, जो पोजीशन की डेट दी है, आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया, उसमें शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन दे दिया। अगर उस डेट पर कंप्लीशन नहीं हो जाता तो वो डिफॉल्ट माना जाता है। अच्छा, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, अगर किसी बैंक ने लोन दिया है तो अगर नॉन पेमेंट होती है तो वो डिफॉल्ट माना जाता है। ठीक है। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं: फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिन्होंने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए, और कंपनी खुद, कॉर्पोरेट डेटर थ्रू कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। जहां तक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात है, उसमें इनिशियली अंडरस्टैंडिंग ये थी लॉ की कि इसमें बैंकर्स ही आते हैं या फाइनेंसर्स आते हैं जिन्होंने भी फाइनेंस किया, एनबीएफसी हो गए, प्राइवेट फाइनेंसर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में जिन्होंने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या एम्प्लॉयज से वो आते हैं। अब होम बायर्स का डिलेमा था शुरू में कि ना तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, तो ये कहाँ फाइल करें अपना क्लेम? लॉ तो आ गया था, तो इनको कईयों ने माना भाई अदर क्रेडिटर्स में ये फाइल करें। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया, बाय वे ऑफ ए क्लैरिफिकेशन भी आया सेक्शन 58F में, और उसमें ये कहा कि होम बायर्स शैल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का बेसिकली रोल ये है, क्योंकि क्रेडिटर्स टेक ओवर द कंपनी, और नॉर्मली 99% कंपनीज में फाइनेंस तो इन्वॉल्व होता ही है। हालांकि दूसरे भी रेगुलेशंस हैं, अगर फाइनेंस नहीं है कंपनी में, कोई लोन फ्री कंपनी है, तो फिर उस केस में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कैसे फॉर्म होगी। अब हम होम बायर्स पर चलें तो होम बायर्स आर ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो अगर मुझे होम बायर्स में है तो मुझे आज ये पता करना है कि ये बिल्डर, मान लीजिए क्या है, घर खरीदे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मैं कहीं घर खरीदने जाता हूँ, तो मैं कैसे पता करूँ कि ये बिल्डर एक्चुअली
ठीक है नहीं? हाँ, देखिए रेरा आने के बाद तो काफी चीजें इजी हो गई हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे रेरा पर अप्रूव्ड होते हैं। 5 इयर्स से ज्यादा वो नॉर्मली रिन्यूअल नहीं चाहिए। 5 इयर्स के बाद में जो है आप और वहां पर उनको सारी डिटेल्स अपनी अपलोड करनी होती हैं कि लैंड वगैरह, मैप्स वगैरह, जो भी जितने भी अप्रूवल्स है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हो गई है या नहीं हो गई, तो वो हर एक आदमी को यूजर आईडी और वो पासवर्ड दे देते हैं, उससे वो चीज कंट्रोल कर सकता है। और जितने भी जो अप्रोच करते हैं होम बायर को, अब होम बायर को अप्रोच कौन करता है? या तो बिल्डर अप्रोच करेगा या एजेंट अप्रोच करेगा, जो रियल एस्टेट एजेंट है, और इवन सेकंड सेल भी इसमें कवर्ड है। और ये मैं बता दूं कि आईबीसी के अलावा जो रेरा है ये कंकरेंट रेमेडी है। तो एक होम बायर रेरा में भी जा सकता है और आईबीसी में भी जा सकता है। तो मुझे ये सब चीजें पहले चेक करनी चाहिए कि घर लेने से पहले कि भाई वो घर लेने से पहले हाँ रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। सारे ब्रोकर्स वगैरह जितने और जितने भी ब्रोकर हैं, हमें ब्रोकर का भी एजेंट कोड भी मिलता है उनको, जो भी वो भी रेरा अप्रूव्ड एजेंट होते हैं। ये बेसिक चेक्स हैं कुछ, ये बेसिक चेक्स हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेक करने वाली है, कई बार क्या होता है कि जो बिल्डर्स हैं वो एक से ज्यादा कंपनियां फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी बना दी XYZ एस्टेट्स। ये क्या होता है, ये बहुत इमोशनल डिसीजन होता है। ये होम जो घर खरीदना है ये सब लोगों का सपना होता है, तो वो इमोशंस में बह करके कई बार वो पेपर वर्क चेक नहीं करते। और बहुत सारे जो डिसऑनेस्ट बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, XYZ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, लेकिन जो आपको रसीद दी वो XYZ एस्टेट्स के नाम से दी। ओके, मतलब थोड़ा सा XYZ एस्टेट और ABC एस्टेट लेते हैं। XYZ एस्टेट्स मतलब सब जगह प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ओके, और वो XYZ एस्टेट्स प्राइवेट कोई इतना ध्यान से तो देखता नहीं, बहुत सारे लोग। आप बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में मैंने जैसे बयाना दिया, हाँ, कुछ दिया तो मुझे रसीद आ गई। हाँ, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में तो वो वही नाम लिखेगा ना जो रेरा अप्रूव्ड है। हाँ, बिल्डर पर कई बार क्या होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट तक स्टेज पहुंचती ही नहीं। अच्छा, वो एडवांस लेकर के ही गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब होम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि उनको शुरू से ही इमोशंस के साथ में पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपरली चेक करना है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जब आईबीसी में कंपनी आ जाती है तो वो कहते हैं भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपने क्या पेमेंट की। तो पेमेंट कहते हैं ये तो इस कंपनी ने पेमेंट ली ही नहीं, तो रसीद ही किसी और कंपनी की है। इसके अलावा जो होम बायर्स के फायदे की बात है वो ये है कि कई बार बिल्डर एक ही फ्लैट को 4-4 लोगों को बेच देते हैं। ऐसा भी बहुत होता है। तो देखो, जो ऑनेस्ट है, जो बिल्कुल अप टू डेट है, उनकी तो बात करने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि होम बायर्स को तो उसी में ज्यादा केयरफुल रहना है जहां पर कुछ एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है। तो उस केस में क्या होता है कि आईबीसी ये कहता है कि अगर 4 लोगों ने बिल्डर को पैसा दिया है, उनके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तो चारों का क्लेम एडमिट होता है। एक ही फ्लैट के अगेंस्ट में चारों का ही क्लेम एडमिट होगा, एक का क्लेम एडमिट, ऐसा नहीं कि एक का क्लेम एडमिट होगा। ये गलती बिल्डर की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे ब्रोकर की हो, किसी भी पार्टी। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब जैसे मैंने बताया पहले लिमिट थी डिफॉल्ट की 1 लाख रुपए, और होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मान लिया, तो जिसका 1 लाख रुपए तो बहुत कम लिमिट है। अब और फिर ये था कि पहले विड्रॉल का भी प्रोविजन नहीं था। एक बार एक एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है इंसॉल्वेंसी में, आईबीसी में, तो फिर विड्रॉल नहीं होगा, फिर इंसॉल्वेंसी होगी ही होगी। और इसमें 2 स्टेजेस हैं किसी भी प्रोसेस में, आईबीसी प्रोसेस में। एक है इंसॉल्वेंसी और दूसरा है लिक्विडेशन। अच्छा, मतलब इंसॉल्वेंसी में तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कंपनी को चलाने की। अब वो कंपनी को चलाने के लिए चाहे नया बायर आए या वही कुछ सजेस्ट करे, एग्जिस्टिंग जो एसोसिएशन है वो भी सजेस्ट कर सकती हैं कि भाई हम ही कंपनी को बना देते हैं। कई बार ऐसा भी आया कि जो एसोसिएशन होती हैं, जो जैसे फ्लैट बायर्स एसोसिएशन है, वो कहती है हम ही कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कई बार डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। कई बार होता है प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट है, सिर्फ 10% ही बाकी है। कईयों में होता है कि 10% ही जो बिल्डर को देना था, हाँ, वो एसोसिएशन ने वही डाल दिया। हाँ, और वो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो कई बार होम बायर ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाता है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है? जो नया बायर है या जो उस कंपनी को उस क्राइसिस से चलाना चाहता है। तो सर वो स्टेज तो खैर बात की है, लेकिन उससे पहले अब जैसे कंस्ट्रक्शन का आपने काफी बताया कि कंस्ट्रक्शन में जो भी है रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, इसके साथ साथ रसीदा में प्रॉपर चेक करनी चाहिए, कंपनी प्रॉपर होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट बना चुका है, पीछे जो चीजें डिलीवर कर चुका है, उसके देख सकते हैं, फाइनेंशियल देख सकते हैं। तो इसके लिए ऑफकोर्स टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अब इस केस पे थोड़ा बताइए कि मान लीजिए
खुदा ना खास्ता या कहते ना कि किस्मत बेकार थी और हाँ। कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, हाँ लेकिन वो बिल्डर आईवीसी में आ गया, हाँ, ठीक मतलब है। बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है। तो अगर मैं होम बायर हूँ, मान हाँ। लीजिए मैंने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा था हाँ जो मुझे पोजेशन तक नहीं मिला, हाँ। नहीं, मुझे तो होम लोन पे करना ही है, हाँ नहीं हाँ उसके रिगार्डिंग मैंने होम लोन लिया। अब होम लोन मुझे पे करना है, मेरे पास एक दुविधा ये है। हाँ। दूसरी दुविधा क्या है, मेरे को फ्लैट भी नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं भाई मिल मैं रेंट पे रह रहा हूँ या हाँ मैं बिल्कुल ठीक है। अपने घर पे रह रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्लैट ना मैं रेंट पे दे सकता, हाँ। ना मैं बेच सकता, डिलीवरी नहीं हाँ, हो, बिल्कुल तरफ ठीक मुझे ब्याज तो देना ही पड़ रहा है। हाँ। तो ऐसे केसेस में सर क्या प्रोसेस होता है, मतलब जो कमेटी बनती है? अब मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल, उसी बारे में तरफ उसी थोड़ा पर सा आ रहा था। बिल्कुल उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें इसको। शुरुआत जब हुई जी तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट अमाउंट भी कम था, 1 लाख रुपए था। जी जी। तो कोई भी होम बायर एनसीएलटी में पहुंच जाता था। अच्छा अब बिल्डर लॉबी भी परेशान हो गई। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, 1 या 2 के साथ ही कोई डिस्प्यूट है। अब उन्होंने कहा देखो भाई पूरा प्रोजेक्ट तो सही है, अगर उसमें 1000 होम बायर्स हैं और एक को दिक्कत है 1 लाख, और आज की रेट में तो फ्लैट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो 1 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक सिंगल फ्लैट की कॉस्ट भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है नॉर्मली। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है, क्या सिंगल होम बायर अप्रोच कर सकता है? तो गवर्नमेंट ने इसमें मॉडिफिकेशन किया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, सिंगल बायर अप्रोच नहीं कर सकता, चाहे 1 करोड़ रुपए का ही क्यों ना डिफॉल्ट हो। अच्छा उन्होंने कहा भाई कम से कम 100 होने चाहिए होम बायर्स, या एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स। अच्छा, मान लीजिए अगर 50 होम बायर्स हैं टोटल, उसमें 5 तो जाने चाहिए, 5 जाने चाहिए और 1 करोड़ वाली लिमिट भी पूरी होनी चाहिए। दोनों लिमिट होनी चाहिए, दोनों लिमिट होनी चाहिए। और अगर 5000 है तो 5000 में कम से कम 100 होने चाहिए और 1 करोड़ भी होना चाहिए। तो ये भी एक थोड़ा सा अमेंडमेंट इसमें आया, क्योंकि देखो दोनों गवर्नमेंट को तो दोनों साइड देखनी है, बिल्डर साइड भी देखनी है और होम बायर साइड भी देखनी है। अब मान लीजिए कंपनी आ गई, ठीक है, अब कंपनी आ गई तो पहला स्टेज तो ये होता है कि होम बायर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में आ गई है। तो जैसे ही सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 2 चीजें हैं, या तो 3 तरह के लोग जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन लगाते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक हो सकता है, होम बायर भी हो सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज भी हो सकता है, या कंपनी खुद भी हो सकती है। अगर होम बायर ने ये एप्लीकेशन लगाई फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, फिर तो उसको पता ही होगा। अगर क्वेश्चन आपका ये है बेसिकली कि अगर होम बायर ने एप्लीकेशन नहीं लगाई और मान लो वो दूसरे सिटी में रह रहा है, या कैसे पता चलेगा उसको? तो इसके लिए सबसे पहले तो पब्लिक अनाउंसमेंट का प्रोविजन है। अच्छा। कि जैसे ही कंपनी एडमिट होती है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कहते हैं, तो सीआईआरपी में जैसे ही कंपनी आती है तो उसने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको हम इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। पब्लिक अनाउंसमेंट के अलावा अब यहाँ पर भी एक इशू आता था कि पब्लिक अनाउंसमेंट तो पेपर्स में होता है, नॉर्मली प्रोविजन ये है कि 2 पेपर्स में आप कर दीजिए, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। लेकिन अब सब तो पेपर पढ़ते नहीं, जो पेपर नहीं पढ़ते उनको कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने इसमें ये अमेंडमेंट लाए कि भाई अगर उनके नेम्स एड्रेसेस अवेलेबल हैं क्रेडिटर्स के, तो उनको अलग से भी इंटीमेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर नेम्स और एड्रेसेस नहीं है तो फिर पब्लिक अनाउंसमेंट ही शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस टू द पब्लिक। वो तो होंगे ही सर, मतलब हाँ एड्रेस तो देता ही है बंदा। हाँ जी। नहीं, कई बार क्या होता है कि कंपनी जो फ्रॉड होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, मान लीजिए उन्होंने रिकॉर्ड भी गायब कर दिए और वो खुद जेल में है, या फिर मान लीजिए कंट्री छोड़ करके भाग गए, हर तरह के केसेस होते हैं इसमें। तो उस केस में ये प्रोविजन किया कि अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो आप उनको भी अलग से भी इंडिविजुअल नोटिस देंगे, चाहे उनके ईमेल एड्रेस पर या पोस्टल एड्रेस पर, और उसके अलावा पब्लिक नोटिस जो है वो तो है ही है। तो पर मुझे जैसे मान लीजिए हो जाता है तो मुझे अप्रोच करना पड़ेगा कोर्ट को, एनसीएलटी को अप्रोच करना पड़ेगा विद 5 क्रेडिटर्स, जैसे हमने बताया कि 50 में से 5 को क्रेडिटर को एनसीएलटी अप्रोच करना पड़ेगा। हाँ, एनसीएलटी को अप्रोच करना पड़ेगा। 2 कंडीशन जैसे मैंने बताया, 10% या 100 मिनिमम, और 1 करोड़ वाली लिमिट भी है। तो मेरा जैसे 5 करोड़ का मतलब बन गया। हाँ, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए 5000 होम बायर्स हैं जी, अब 5000 होम बायर्स हैं, तो अब क्या 5000 के 5000 होम बायर्स ही कमेटी में जाएंगे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में? एक पहले हम कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम 2 केसेस ले सकते हैं। एक तो ये, क्योंकि फाइनेंस एक से नहीं लिया होता बिल्डर ने, बैंक, उसने बैंक से भी फाइनेंस लिया होगा, उसके पास होम बायर्स का भी पैसा होगा, सप्लायर्स का भी पैसा होगा, गवर्नमेंट ड्यूज भी होंगे, सारा कुछ होगा, बिल्कुल, फाइनेंसर्स भी होंगे, एनबीएफसी भी होगी, सब। और हम सिंपल वर्जन ले लेते हैं कि मान लीजिए सिर्फ होम बायर से ही पैसा ले रखा है, क्योंकि अदरवाइज तो पूरे को समराइज करना थोड़े टाइम में कम होगा,
है ना। तो हमारा फोकस क्योंकि होम बायर्स है तो हम ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें बैंक्स है और होम बायर्स है। ठीक है। तो बैंक्स जो है, बैंक्स तो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव उसमें ले आएंगे, लेकिन मान लीजिए बैंक का डिफॉल्ट नहीं है, होम बायर्स का डिफॉल्ट है, ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना, कि होम बायर्स को डिलीवरी टाइम पर नहीं मिली लेकिन बैंक की किस्तें वो बिल्डर दे रहा है। अच्छा, है ना। तो अगर होम बायर्स ने पिटीशन फाइल की है ना, सेक्शन 7 में पिटीशन फाइल होती है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 7। वो बैंकर्स भी हो सकते हैं, कोई लोन प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं प्राइवेट, और फिर होम बायर्स भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए होम बायर्स ने किया जैसे 10% या 100, तो उस केस में क्या होगा, अब होम बायर्स मान लीजिए 5000, है ना, तो जैसे मैंने बताया आपका 10% या 100, तो 100 होम बायर्स फाइल कर देंगे पिटीशन अपनी सेक्शन 7 वाली। तो इसमें करना क्या है कि अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या 5000 के 5000 होम बायर्स ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में जाएंगे? इनकी कमेटी बनती है, ठीक है, जो टोटल डेट होगा हमारा उसकी कमेटी बनेगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में, और उनको परसेंटेज वोट शेयर असाइन कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेट। और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो नॉर्मली डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर्ड होती है ना। एनसीएलटी का रोल एडजुडिकेटरी नेचर का रहता है। एनसीएलटी कहता है भाई हम सिर्फ जुडिशियल एस्पेक्ट्स देखेंगे, जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं दे आर बेस्ट लेफ्ट टू कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में 3 तरह के बेसिक डिसीजंस होते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल डिसीजंस हैं, वो 51% मेजॉरिटी से ले जाते हैं। कुछ मेजर डिसीजंस होते हैं जैसे अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान वगैरह, वो 66%। और फिर एक 90% का भी केस सिनेरियो है जिसमें कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, तो फिर 90% है। 90% सबको पूरे मिला के सॉल्व हो गए तो एप्लीकेशन। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो जैसे 5000 होम बायर्स हैं, अब 5000 के 5000 को तो इंटरेस्ट होता नहीं, ना उनको नॉलेज होती, ना टाइम होता है ना टाइम होता। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आती है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव क्या है कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बुक्स को देखता है और वो ये देखता है कि होम बायर्स कौन सी स्टेट के ज्यादा है, क्योंकि वो स्टेट वाइज होगी, उनके एड्रेसेस होंगे। तो जिस स्टेट के ज्यादा होम बायर्स हैं उसमें से जिससे मैक्सिमम होम बायर्स, मान लो 5000 में से 2000 होम बायर्स स्टेट हिमाचल के हैं। अच्छा। तो वो हिमाचल का ही एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और उसको एआर में उसका नाम दे देगा पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट में 3 नाम देने होते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और जो क्लेम फॉर्म भरेंगे होम बायर्स अपना, उस क्लेम फॉर्म में एक चॉइस देंगे ऑफ एआर। कौन सा फॉर्म जाता है? कौन सा फॉर्म जाता है आईबीसी के लिए? जैसे मुझे भरना है तो कौन सा फॉर्म? आईबीसी के लिए देखिए, अगर जो पहले पिटीशन फाइल करनी है तो सेक्शन 7 में फॉर्म ए के अंदर पिटीशन फाइल होती है। नहीं सर, जैसे अगर मैं होम बायर हूँ, हाँ, मुझे होम बायर के लिए क्लेम के फॉर्म सीए है। अच्छा, तो फॉर्म सीए के अंदर मैं अपना जैसे 1 करोड़ का डेट है, 1 करोड़ का डेट प्लस इंटरेस्ट डाल के मैं फॉर्म भर सकता हूँ। हाँ। और इसमें भी इंटरेस्ट की भी जहां तक बात है, इंटरेस्ट में एक प्रोविजन ये है कि कई बार बिल्डर बायर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं होता। तो अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है तो लॉ ये कहता है कि 8% पर एनम का आप इंटरेस्ट ले सकते हैं इसमें। इतना तो सर मेरा बैंक ही ले रहा है। हाँ, और अगर उसमें मान लीजिए 12% है तो 12% मिलेगा। ये है, वो भी डिपेंड करेगा बिल्डर बायर एग्रीमेंट। हाँ, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट वाली क्लॉज है या नहीं है। जब हम बिल्डर बायर एग्रीमेंट, और अगर रेरा के प्रोविजन देखें तो रेरा के प्रोविजन क्या कहते हैं? रेरा के प्रोविजन ये कहते हैं कि अगर बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है तो बिल्डर भी अपना लिखता है कि भाई अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो मैं इतना % दूंगा। तो अगर होम बायर जो डिफॉल्ट करता है उसका भी दोनों का सेम % रहना चाहिए। रेरा ऐसा बोलता है, रेरा में ऐसा प्रोविजन है। तो जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट कोई साइन करे तो उसे ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि भाई इसमें रेरा के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इक्वल शेयर है नहीं। वो होता ही है। वो अदरवाइज बिल्डर बायर एग्रीमेंट का कॉपी भी रेरा में भी डिपॉजिट कराना ही होता है उनको। अच्छा, तो जो फॉर्मेट है। लेकिन अगर वो डिसऑनेस्टली कोई एग्रीमेट कर लेते हैं वो एक अलग बात है। तो सर आपके इतने तजुर्बे में, आपके इतने उसमें, क्या आपको लगता है होम बायर्स को एक्चुअली इन सब के बाद भी रिजल्ट मिलता है? मतलब एक होम बायर जो इतने पैसा कमा के सैलरी दे के ईएमआई दे के आता है, तो आपको लगता है मतलब ये जस्टिफाइड है ये सब चीजें? देखिए ऐसा है ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस पर होते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं। करेक्ट। तो देखिए जिस प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है, जिस प्रोजेक्ट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अच्छी है, बट किसी वजह से वो अटक गया, आईबीसी में आ गया, तो उसके तो चांसेस ऑफ रिवाइवल काफी ज्यादा होते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट्स की लोकेशन बड़ा रिमोट लोकेशन होती है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, या जो लोकेशनल एडवांटेज पहले थी वो अब नहीं है। तो और या प्रोजेक्ट की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो कम है, अपनी मान लीजिए 10% ही कंप्लीट हुआ, 20% ही कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग में ही हो गया। हाँ, तो स्टार्टिंग में अगर हो गया तो उसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और फिर उसके अलावा एक और भी रहता है कि आपने लैंड कितनी है और उस पर कंस्ट्रक्शन कितनी की है। क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जो नया बायर है, वो क्या देखेगा, वो ये तो देखेगा कि भाई मेरे पास ये लैंड कितनी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खाली लैंड ही लैंड हो, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कुछ भी ना हुई हो। तो वो जो नया बायर है वो क्या देखेगा, वो देखेगा क्या मैं इसका लैंड यूज चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको इंस्टीट्यूशनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको कॉलेज हॉस्पिटल को दे सकता हूँ, है ना। तो वो देखिए, जो नया बायर है वो आप इसको समझिए स्क्रैप डीलर की तरह से है। जैसे स्क्रैप डीलर क्या देखता है, स्क्रैप डीलर देखता है मेरे काम की क्या चीज है, रिकवरी कितने लगेगी। हाँ, अब वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे डिपेंड करेगी। अगर खाली लैंड ही लैंड है तो देखेगा मैं लैंड यूज चेंज कर सकता हूँ क्या, या लैंड प्राइसेस इन्फ्लेट हुए हैं कि नहीं। अगर वो मान लीजिए ऐसे डिस्टेंटली लोकेटेड है जिसमें लैंड प्राइसेस अप्रिशिएट ही नहीं हुए, या कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे बिल्डर है वो ऐसे न्यूज लगा देते हैं। न्यूज मतलब भाई आजकल क्या चीजें मैनेज हो जाती है कि जी यहाँ पर ये मेट्रो आने वाली है, यहाँ ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उस तरह से भी लोग करते हैं कि उसकी हाइप क्रिएट कर देते हैं। अब बायर को तो इतना आइडिया नहीं, बायर ने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो चीजें मैनेज भी की जाती हैं बहुत सारी। तो अगर इस तरह की चीजों में फंस गया तो दिक्कत है। अदरवाइज अगर बायर वेल इन्फॉर्म्ड है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोकेशनल एडवांटेज है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन काफी हाई है, तो फिर तो फायदा रहता है। बढ़िया सर। तो इसमें सर जनरली आपको क्या लगता है, घर मिलता है या पैसे मिलते हैं? मतलब जनरली जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, देखिए ऐसा है, घर हम दोनों तरह से देखें, हम इसको बिल्डर एंगल से भी देखें। कई बार क्या होता है कि जो बायर है वो बायर भी होता ही नहीं, एक्चुअली वो इन्वेस्टर होता है। हाँ बिल्कुल। वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। उसका एंगल होम लेना लेता ही नहीं, होता ही नहीं, क्योंकि होम उसके पास ऑलरेडी होता है, ये उसकी सेकंड या थर्ड इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए वहां पर भी ऑप्शंस दे दी जाती हैं कि भाई आप घर लेना चाहते हो या आप इसमें से निकलना चाहते हो। उसके अलावा और 3-4 चीजें मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसमें। वो ये कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए फादर ने अप्लाई किया, अब फादर की हो गई डेथ, अब उनके 4 बेटे हैं, तो उनके ये लीगल एयर का भी इशू आ जाता है कई बार इसमें, तो भाई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती नहीं। अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो किसको हैंड ओवर करेगा पोजीशन, या तो चालू की एनओसी चले। हाँ, तो वो भी है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, फिर ये बातें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पर छोड़ देते हैं, एनसीएलटी पर, कि भाई ठीक है उनसे डॉक्यूमेंटेशन ले लो और उसके बाद में फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल ले लो। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आती है, वो ये है कि अब होम बायर जैसे है, अब होम बायर का इंटेंशन बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक तो ये है कि भाई वो इन्वेस्टर है या रियली होम बायर है, एक तो ये है। और इसी तरह से अब आजकल इन्होंने एक नया चीज लाए हैं, अभी फरवरी 2025 में अमेंडमेंट हुआ। उसमें क्या कहा, उसमें ये कहा कि अगर बायर ने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया है, मतलब उसने जो पेमेंट करनी थी कर दी है ना, सिर्फ पोजेशन बाकी है या रजिस्ट्रेशन, कई बार ऐसा भी होता है कि पोजेशन नहीं या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता आपको मालूम है कि वो इन्वेंट्री बिल्डर की बुक्स में खड़ी रहती है। तो वो ये कहता है कि जो आरपी है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो भी फैसिलिटेट करेगा रजिस्ट्रेशन। ऐसा भी कई बार होता है कि सब चीजें कंप्लीट है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं है, क्या मान लीजिए 5% 10% कंप्लीशन बाकी है, फिनिशिंग बाकी है, तो वो भी होम बायर भी कहता है भाई ठीक है मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मैं अपने आप ही कंप्लीट करा लूंगा इसको। वो तो देखिए अगर हम अपने लेवल पे भी बनाते हैं, देखिए इतना इजी नहीं है ये, तो ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स इशू है, हमें इसको दोनों एंगल से देखना होगा, बिल्डर के एंगल से भी और बायर के एंगल से भी। अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो हम यहाँ कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता कि ठेकेदार छोड़ के चला जाता है। जब हम अपने घर के अंदर एक मकान बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो जो बिल्डर है वो हजारों प्रोजेक्ट्स को बनाता है, तो वो भी बहुत सारी उसको भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एक्चुअली दोनों एंगल है सर। होम बायर्स भी यही सोचते हैं मुझे घर मिल जाए। हाँ, और इंडिया में थोड़ा सा हमारा बिल्डर का सिस्टम इस तरह से है, क्योंकि क्या है अब रेरा के आने के बाद काफी चीजें चेंज हुई हैं, अथॉरिटीज भी जागी हैं। देखिए ऐसा है बेसिकली ना, किसी भी चीज के पीछे इंटेंशन मैटर करती है। अब इंटेंशन कैसे आपको पता चलती है, जो बिल्डर है, बिल्डर की भी इंटेंशन मैटर करती है। कईयों की तो इंटेंशन शुरू से ही ऐसे होती है कि भाई बनाना ही नहीं है प्रोजेक्ट, सिर्फ पैसे लेने हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेकर के
बैंक से पैसे लेकर के और चले जाना है। अब पैसे तो आपने ले लिए, अब पैसे आप निकालोगे कैसे? कैश में तो निकाल नहीं सकते। मान लीजिए आपने 500 करोड़ का लोन ले लिया, लोन सैंक्शन करा लिया, अब लोन आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? फेक बिलिंग करोगे उसमें कि भाई ये मैंने ये बिल्डिंग में करा लिया और वो अपनी ही फर्म में बना करके उसमें वहां से पैसे ले जाके वहां आगे चले जाए, या आर्किटेक्ट को दे दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती, प्रोफेशनल है, लीगल एडवाइजर को दे दिया। इन चीजों का कोई पैमाना तो होता नहीं कि भाई लीगल एडवाइजर को हमने कितने दिए, या फिर कोई लीज एग्रीमेंट्स कर लिए, इस तरह से कुछ भी किसी भी तरह पैसे पैसे निकालते रहे। हाँ, क्योंकि बिल्डर ये अपना होम बायर वाला ही सेगमेंट है, तो इसीलिए हालांकि ये चीजें हर चीज में होती है, फिक्टिशियस बिलिंग हर उसमें होती है ट्रेड में, लेकिन इसमें भी है इक्वली पॉसिबल। नटशेल में समझ के इन्वेस्ट करो, देखो, पढ़ो, वेल इन्फॉर्म रहो, प्रोफेशनल से बात करते रहो, पॉडकास्ट देखते रहो, सारी चीजें को लर्न करते रहो। रेरा आने के बाद तो काफी वैसे सुविधा हो गई है कि रेरा में तो अगर रेरा वाला एंगल भी देख लिया जाए, और रेरा भी रिलीफ देता है नॉर्मली, रेरा भी नॉर्मली रिलीफ दे रहा है। और अगर रेरा में भी रिलीफ नहीं मिलता तो उनके भी ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, आप अपील फाइल कर सकते हो। और रेरा में अगर आपका केस पेंडिंग भी है तो भी अगर कोई कंपनी CIRP में आ गई तो यहाँ भी आप क्लेम फाइल कर सकते हो। तो इसी को सर थोड़ा सा बिजनेस साइड ले जाते हैं। हाँ, बेसिकली IBC क्योंकि सिर्फ होम बायर्स के लिए नहीं, हाँ, एंड बिजनेस ओनर्स के लिए भी है, हाँ, क्योंकि एज यू एंड मी आर बोथ प्रोफेशनल्स, तो कोई भी बिजनेसमैन होता है भाई, वो चाहता तो नहीं है कि मैं टाइम पे पेमेंट ना दूं, तो मेरा बिजनेस में कहीं भी हिट आए, लेकिन क्योंकि कई बार वर्किंग कैपिटल नहीं होता, कई बार सोर्स ऑफ फंड नहीं होते, कई बार लॉस हो जाती है चीजें, तो ऑब्वियसली वो वेंडर्स के पैसे नहीं दे पाते। मैं बात करना चाहूंगा पहले सर उन बिजनेसेस के बारे में जो कि अनइंटेंशनली बिल्कुल उनकी मिस रिप्रेजेंटेशन की इंटेंशन नहीं है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि अपने भाई भतीजा बात करके एक फर्म में बनाए, जेन्युइन बिजनेस ओनर, ठीक है, जिनको आज मतलब आपका मतलब जेन्युइन बिजनेस फेलियर हुआ, बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस फेलियर, चाहे वो कोविड में ले लीजिए, चाहे वो मार्केट कंडीशंस हो, उनके पास क्या ऑप्शन है सर कि बिना बिजनेस को बंद किए ये बिजनेस चला पाए? देखिए, उसमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद बिजनेस फेलियर और भी ज्यादा हुए, तो कोविड में गवर्नमेंट एक प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लेकर के आई। नॉर्मली तो जैसे मैंने बताया कि यूके लॉ पर बेस्ड है, तो क्रेडिटर्स टेक ओवर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। लेकिन जो प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें डिफॉल्ट अमाउंट भी कम है, तो जो छोटे बिजनेस है जिसमें डिफॉल्ट अमाउंट 10 लाख की लिमिट रखी है, तो उसमें ये कहा है कि भाई जो कॉर्पोरेट डेटा दैट विल कंटिन्यू टू स्टे इन कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जरूर अपॉइंट हो जाएगा हु विल मॉनिटर द थिंग्स, लेकिन ये है कि कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। तो वो एक ऑप्शन है। जैसे आपको मालूम होगा पहले ना एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम होती थी उल्टास बैंक्स के साथ, कि भाई अगर एक आदमी पैसे नहीं दे पा रहा तो वो क्या कहता था, भाई देखो ऐसा मैं 100 के 100 तो दे नहीं सकता, 100 में से 70 रुपए दे सकता हूँ, सेटलमेंट कर लो, आप बताओ तो सेटलमेंट कर लो। ये वही है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन अगर प्री पैक में नहीं आ पा रहे, क्योंकि प्री पैक तो सिर्फ MSME यूनिट्स के लिए है और डिफॉल्ट अमाउंट अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो इसका तो सर लोग मिसयूज भी कर रहे होंगे। कैसे? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हाँ, तो मुझे जैसे 70 लाख रुपए का क्रेडिटर है और मेरे को पता आगे बिजनेस तो चलने नहीं वाला, हाँ, तो बैंकर्स के ऊपर है ना, बैंकर जब तक एग्री नहीं करते तो नहीं हो पाता, तब तक नहीं हो पाता। अब बात करें हम बड़े बिजनेसेस की जिसमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट है, तो देखिए जो अब मैंने बताया कि 2 ही फॉल आउट है इसके, या तो रेजोल्यूशन होगा कंपनी का या लिक्विडेशन होगा। रेजोल्यूशन कब होगा? अगर कंपनी में जान होगी, कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स होंगे। भाई अगर आपने लोन लिया है तो आपने कुछ इधर एसेट्स भी तो क्रिएट किए होंगे, तो अगर आपने एसेट्स ही क्रिएट नहीं किए तो इसका मतलब आप ले गए पैसा। अगर आपने एसेट्स क्रिएट किए हैं तो या तो लैंड होगा, लैंड अगर है तो एप्रिसिएशन भी हो जाता है ना। ऑब्वियसली मेरा अगर लोन 10 लाख का है और 1 करोड़ का है तो मैं कंपनी को ही बेचूंगा। भाई बिल्कुल उल्टी सिचुएशन हो तो मैं कंपनी बंद भी कर दूंगा। लेकिन आज मेरा लोन इतना कम है और एसेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट सेल द कंपनी, आई क्लोज द कंपनी। बिल्कुल। तो इसमें रेजोल्यूशन प्लान से नया बाहर आ जाता है और कंपनी टेक ओवर कर लेता है। इसका भी सर सिंपल सा प्रोसेस है, आई मीन नॉट अ बिग प्रोसेस। या देखिए जैसे मैंने बताया टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन में 180 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है और वन टाइम एक्सटेंशन हो सकता है 90 डेज का। लेकिन उसमें भी क्या होता था 270 डेज में भी नहीं हो पाता था, तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 330 डेज आप ले लीजिए टू कंप्लीट इट अलॉन्ग विद द लिटिगेशन टाइम कवर्ड। तो 330 डेज का, हालांकि 330 डेज के बियॉन्ड भी
हो सकता है उसके लिए दूसरा वाया मीडिया निकाला कि वो क्या कहते हैं कुछ पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए लिटिगेशन चल रहे हैं तो उसमें से टाइम वेस्ट हो जाता है, तो 330 डेज में भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उसमें और डिले भी अलाउड होता है। अच्छा, तो इसमें मतलब 330 डेज में, क्योंकि अब देखिए प्रोसेस तो एक जैसा रखना पड़ेगा। 10 करोड़ की कंपनी के लिए भी वही प्रोसेस है, 10,000 करोड़ वाले के लिए भी है, उनके लिए अलग अलग प्रोसेस नहीं है। सिर्फ इसमें दो ही कैटेगरीज बनाई, एक तो प्रीपैक और एक बनाया फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक भी बहुत ही लिमिटेड कंपनी है, जैसे अपनी 10 करोड़ रुपए जिसकी पेडअप कैपिटल है या 100 करोड़ रुपए की उसकी टर्नओवर है, उस तक के लिए तो छोटी एमएसएमई के लिए। तो इसके बड़े, इससे जो 100 करोड़ से ऊपर है, हाँ, उसके लिए प्रीपैक, और उसके लिए तो फिर चाहे आपकी 150 करोड़ है या फिर 1.5 लाख करोड़ है, सेम प्रोसेस। तो अब सर उल्टी साइड बात कर लेते हैं, मतलब टेबल की दूसरी साइड की। अब मैंने माल दिया आपको, हाँ, आपके लिए तो प्रीपैक है, हाँ, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सेक्शन 7 सेक्शन 9 में जाने का जो प्रोसेस है ऑपरेशन क्रेडिटर का। हाँ, तो अब सर मुझसे पहले गवर्नमेंट है, बट इससे पहले तो नहीं, गवर्नमेंट इसमें बाद में, यही तो इसकी खासियत है। अच्छा, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ड्यूज जो है वो लोअर प्रायोरिटी पे रखे गए हैं। अच्छा, जो ये सबसे पहले इसका जेनेसिस कहाँ हुआ है, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी के विश्वनाथन जी। तो उस बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी ने पूरे जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज थे सबको स्टडी किया, और एक उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट था कि भाई यू रीराइट द होल लॉ, है कि नहीं। पहले वाले क्या करते थे, थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर देते थे उसमें, लेकिन इन्होंने क्या किया, दे रीरोट द होल लॉ। पहले, इससे पहले तो क्या होता था, अगर मान लीजिए किसी सप्लायर है, अब सप्लायर के पैसे कोई कंपनी नहीं दे रही, कंपनी को भी पता होता था ये अगर मैं इसके पैसे नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में 20 साल लटकता रहेगा, तो कहेगा हम तो पैसे नहीं देते भाई, तुमने जो करना कर लो। अब ऐसी बात नहीं है, अब उसको पता है भाई इंसॉल्वेंसी में पिटीशन फाइल कर सकता है। 1 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, तो अगर आपने किसी सप्लायर के 1 करोड़ रुपए रोके हुए हैं और कंपनी अदरवाइज सॉल्वेंट है, तो वो आपको देना ही पसंद करेगा, अगर वो अपनी कंपनी का कंट्रोल दूसरे को तो देना नहीं चाहेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हालांकि रिकवरी इसका कोई एम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी रिकवरीज भी हुई है। मान लीजिए जिसका 2 करोड़ रुपए सप्लायर का, वो कहता भाई ठीक है तुम पैसे दे रहे हो कि नहीं तो क्या है, वो आपको 10 दिन का नोटिस देगा और आपने पेमेंट नहीं किया, वो अपना पिटीशन फाइल कर देगा। भाई जब चीजें फास्ट ट्रैक होती हैं तो हर बंदा जाने में डरता है, हर लोग जाते हैं, तो होना कि भाई मैं तो खत्म हो जाऊंगा, चलो देखते रहेंगे। अब तो चीजें थोड़ी 330 डेज या उससे कम है, ज्यादा है, भाई एटलीस्ट एक्शन में आ रही है तो उससे हेल्प मिलती है ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिली है, ऐसी बात नहीं। ओके, तो आपकी भाई दूसरे लॉ, हम किसी भी चीज को कंपेयर करने का यार्डस्टिक तो हमारा होता है ना। यार्डस्टिक क्या है हमारा, जो पहले क्या था और अब क्या है। पहले के मुकाबले में तो रिकवरी भी फास्ट हुई है, और गवर्नमेंट ने अपने ड्यूज को लोअर प्रायोरिटी पे रखा। गवर्नमेंट ने पहले कहा भाई ठीक है, पहले सब इनको दो, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दो, उसके बाद में हम लेंगे। पहले वर्कमैन, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ड्यूज। वो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई ऐसा है, हमारा पर्पस कोई रिकवरी तो है नहीं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा रहता था कि भाई अगर इनकम टैक्स आपने नहीं दिया तो दे कैन बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना। ऐसा ही कुछ जीएसटी लॉ में भी लिखा गया है, लेकिन आईबीसी में ऐसा नहीं है। आईबीसी में 5th प्लेस पर आता है। सबसे पहले कहता है, सबसे पहले तो भाई जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जो पंडित जी है जिसने सब क्रियाक्रम कराया, उसको पहले पैसे दो, उसके बाद में वर्कर्स को पैसे दो 24 मंथ्स के, फिर एम्प्लॉइज के, फिर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे दीजिए, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस तरह से ये जो है वाटरफॉल मैकेनिज्म है, जिस तरह से पेमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को भी नीचे रखा है। तो इंडिया में सर कौन से मेजर आपको लगता है केसेस हैं इंडिया में जो चल रहे हैं, या फिर एक क्रांति लाए इसमें कि बहुत सारे केसेस हैं, बिल्डर थोड़े सेट हुए, भाई ऑब्वियसली होम बायर्स को भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। अब जैसे नोएडा का एक तो जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स, और भी बहुत सारे बिल्डर्स तो बहुत सारे हैं, सुपरटेक ले लीजिए, बहुत सारे, कितने भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट हर एक बिल्डर ही इसी लाइन में आ गया कहीं ना कहीं। वो क्या होता है कि एक बिल्डर है, जरूरी नहीं कि उसके सारे प्रोजेक्ट ही इंसॉल्वेंसी में, हो सकता है उसने 100 प्रोजेक्ट किए पहले, वो ठीक चल रहे हैं, अंसल है, या और किसी भी बिल्डर का नाम ले लीजिए, है ना। तो लेकिन क्या है कि 101वां प्रोजेक्ट फंस गया, तो इस ये प्रोजेक्ट वाइज इसमें फिर इंसॉल्वेंसी होती है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी भी नई बनाई जाती है और लोन भी उसी कंपनी में लिया जाता है, एक कंपनी दूसरे को हिट ना करे। हाँ, अगर एक फेल हो गया तो दूसरा हिट ना। उसके अलावा जनरली बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वो भी इसमें भी
एक प्रोजेक्ट के लिए भी एक से ज्यादा कंपनियां बनाते हैं। लैंड एक कंपनी में रखेंगे, एक्सिक्यूशन दूसरी कंपनी में रखेंगे, क्योंकि आपस में बिलिंग करते रहते हैं ना। ओके, तो जिससे लेकिन बेचा, मतलब जिस प्रोडक्ट से बेचा, हाँ उसी में तो अल्टीमेटली, हाँ लैंड को हिट नहीं होगा। हाँ नहीं, अगर लैंड ओनिंग कंपनी ने भी किसी के पैसे देने तो वो भी हिट हो सकती है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है डिफॉल्ट किस कंपनी में हुआ। बढ़िया सर, मजा आया ये सुन के। एंड तो थोड़ा सा आप बताइए सर, आपने कैसे मतलब प्रैक्टिस को क्यों चूज किया? लाइक आप जनरली आपने इतने सालों में 25 साल प्रैक्टिस करी है। हाँ तो आज की डेट में अगर किसी कोई हमें यंग सीए या कोई बच्चा सुन रहा है, हाँ तो कैसे वो चूज करे अपनी प्रैक्टिस? मतलब दिस इज लिटिल ऑफ टॉपिक, बट क्योंकि आपका 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वी डोंट गेट टू सिट विद इतने एक्सपीरियंस फिगर्स, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रैक्टिसिंग चूजिंग एबिलिटी के बारे में कि कैसे चूज करें आज की डेट में, क्योंकि एआई वगैरह काफी है, अपॉर्चुनिटी भी काफी है, दुबई, सिंगापुर। इस टॉपिक पर मैं पहले भी काफी बार बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस जॉब। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस पर, जिसमें थाउजेंड्स में व्यूज आए और बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लाइक किया। 2-3 बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। देखिए, इसमें कोई रेडीमेड सोल्यूशन तो है नहीं, हर एक के लिए टेलर मेड सोल्यूशन कुछ है नहीं। ये नहीं है कि भाई कोई आदमी प्रैक्टिस में जाए या जॉब में जाए, ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, उसके पास एसेट्स कितने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास ऑफिस है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सारे लोग क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले मैं कहीं काम सीख लूं फिर प्रैक्टिस में होगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जो बिजनेसमैन होता है ना, हमें अपने एंगल से नहीं सोचना है। प्रैक्टिसिंग जो स्टूडेंट होता है या बॉय या गर्ल होती है, वो अपने एंगल से सोचता है। आपको अपने एंगल से तो सोचना ही नहीं है। यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको जिसको सर्विस दे रहे हो उसके एंगल से सोचना। और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो आपसे कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन। वो ऐसा नहीं कहता कि भाई इनकम टैक्स ये कर लेगा, जीएसटी ये कर लेगा, फाइनेंसिंग कोई कर लेगा। तो आपको यू हैव टू हैव अ टीम ऑफ पीपल जो कि आपको अंडर वन अम्ब्रेला ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जरूरी नहीं कि सारी पर मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी तो आप नहीं दोगे, लेकिन वो चाहता है कि जो बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं वो तो मेरे को कम से कम अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, ही हैज टू इंटरैक्ट, उसको तो अपना बिजनेस चलाना है। उसके लिए कंप्लायंस जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो उसको बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं देता है कि नहीं। अगर हो सकता है कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट ना हो तो वो करवाए भी नहीं। अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो वो सोचेगा भाई मैंने अपने पैसे ले रखे। अभी आ गया स्मॉल कंपनीज को जरूरत। हाँ, जैसे बाहर में कॉन्सेप्ट है, बाहर में कहते हैं जब तक पब्लिक फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इंडिया भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वही शिफ्ट हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली ये है कि यू हैव टू बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। और आप सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने आप इक्विप्ड है उसके लिए, कितनी आपके पास टीम है, कितनी आपके पास लर्निंग है। तो इनिशियल फेजेस में तो बहुत सारे में कि आपको सर्विस भी करनी चाहिए। जैसे मैंने भी 7 साल सर्विस की। उससे क्या होता है, सर्विस से ना आपको डिसिप्लिन भी आता है, जगह भी पता चलती है, लोगों से भी मिलते हो। हाँ, लोगों से भी इंटरेक्ट करते हो। हाँ, नेटवर्क बनता है, पैसे भी आते हैं थोड़े देर में। पैसे भी आते हैं। और उसके अलावा ये होता है कि जनरली क्या होता है, अनमैरिड होते हैं जब आपने क्वालिफाई किया होता है, तो उसके बाद में फैमिली से भी प्रेशर होता है, भाई मैरिज भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो देखो चीजें चेंज हो गई हैं। अब तो क्या है कि कई बार आपका लाइफ पार्टनर जो है अर्निंग है तो भी आप ये चांस ले सकते हो। कई बार क्या होता है, स्कूल टाइम फ्रेंड्स होते हैं। इसमें एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, चूजिंग एन एसोसिएट। भाई अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, हम कहते हैं भाई इट्स अ टीम वर्क, 2 पार्टनर या 4 पार्टनर होने चाहिए। तो वो 2 या 4 कौन हो, नए को तो आप चूज करोगे तो उसके बारे में तो आपको पता नहीं, लेकिन जो आपका स्कूल टाइम है या कॉलेज टाइम का दोस्ती है उसकी आपको नेचर पता है। और बेसिकली ये चीजें जो है ना, ये चीजें नेचर से ज्यादा चलती है। बिहेवियर इज मोर इम्पॉर्टेंट, या आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो किसी सिचुएशन में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ए लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। तो उसी सब फैक्टर्स के बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। कोई आदमी बिल्कुल डे 1 से प्रैक्टिस में जा सकता है, मान लीजिए उसके फादर प्रैक्टिस में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दुकानदारी है, बैठना है, ऑलरेडी सेटअप है सारा कुछ। लेकिन नया है, मान लीजिए उसकी वाइफ भी वर्किंग नहीं है, उसके पास कोई पार्टनर भी नहीं है, उसके पास कोई एसेट्स भी नहीं है, वाला चीज होगी। हाँ, तो फिर उसके केस में वो सर्विस में जाए धीरे धीरे और फिर थोड़ा सा आए। लेकिन जितना जल्दी प्रैक्टिस में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो जितना जल्दी आप शिफ्ट कर लोगे उतना अच्छा। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना कम होगी। हाँ, आप सोचोगे कि भाई
मैं क्वेश्चन बना लूं कई बार, फिर थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता आदमी। मान लीजिए 10 साल खर्चे सर्विस करने में की आ गए। एबिलिटी उतनी हो जाती है ना सर। हाँ। अब गाड़ी है तो गाड़ी में फिर कैसे तेल हाँ, चलेगा। और अब ये भी बात है ना, अब देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहा है। हमारे टाइम में तो हम बस में भी चले जाते थे। आज के टाइम में आज बस में तो कोई जाएगा पसंद ही नहीं करेगा। कोई स्कूटर पे भी जाता है तो लोग सोचते हैं ये स्कूटर पे आया तो इसका मतलब इसका या तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। तो बट ये है कि आजकल ना लोग इस तरह से जज करते हैं आपको। पहले इतना जजमेंटल नहीं होते थे क्योंकि सभी लोग एक जैसे होते थे। सही बात है। तो बहुत सारे लोग बसेस पे जाते थे या ऑटो पे जाते थे या ये अपना स्कूटर पे जाते थे। हाँ, कार तो हर एक के पास होती नहीं थी। correct। हाँ, तो अब तो ये है कि कार तो आपके पास जरूरी सा ही एक हो गया है। लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और आप खुद भी एक्सपेक्ट करते हो, या खुद भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपको अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट है। अब बिजनेसमैन ने आपकी कार से कोई मतलब नहीं है, उसको तो ये Knowledge मतलब है कि देखनी है। आपको आपकी नॉलेज से मतलब है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं होती है ये चीज। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आने के लिए और इतना कुछ आपसे शेयर करने के लिए। और आगे भी कुछ और टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस करते हैं जरूर। तो ये था एक होम बायर्स के लिए और बेसिकली बिजनेसमैन प्लस जो वेंडर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा पॉडकास्ट। एंड फॉर मोर टॉपिक्स कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।